हम एकमात्र ऐसी फार्मेसी है इंडिया में जिनका मोबाइल ऐप आज के डेट में आपको हिंदी में भी मिलेगा, उड़िया में भी मिलेगा और बंगाली में भी। जहाँ किसी की नज़र ना हो वहाँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है, पर जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ कुछ तो अपॉर्चुनिटी भी है। बिजनेस भारत के लिए बनाई है, कस्टमर भारत के लिए बनाई है। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इंटरव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनीश अग्रवाल, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं सबसे सस्ता दुकान के, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन फार्मेसीज हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यार एक्चुअली में सबसे सस्ता दुकान है क्या, अनीश अग्रवाल को इस स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया, इनिशियली क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और फिर उन्होंने स्केल अप कैसे किया। उसके बाद हम उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एंड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यार वो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में कैसे आए और हम जैसे यूथ को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम भी अपना स्टार्टअप खोल के आगे जाके सक्सेसफुल हो पाए। तो वेलकम अनीश सर। थैंक यू अर्नब, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो अनीश सर, पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में सबसे सस्ता दुकान है क्या? सबसे सस्ता दुकान एक फार्मेसी है। यहाँ से हमारे कस्टमर दवाई परचेज करते हैं। वो या हमें कॉल करते हैं हमारे कस्टमर केयर में, या हमारा मोबाइल ऐप यूज करते हैं दवाई का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ज्यादातर कस्टमर वो होते हैं जिनको डायबिटीज है या जो मंथली मेडिसिन जिनको लगती है, एंड हम जल्द से जल्द उनके घर पे दवाई डिलीवर करते हैं। ये है सबसे सस्ता दुकान। तो सर देखिए, आपने जैसे कि बोला लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फार्मेसीज आ चुके हैं। तो सबसे सस्ता दुकान के क्या यूएसपीज हैं, कैसे वो अलग है इन सबसे? देखिए, ऑनलाइन फार्मेसी तो बहुत आ गई है मार्केट में, नो डाउट। काफी प्लेयर्स काफी बढ़िया भी कर रहे हैं, पर यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि जो मोस्टली ऑनलाइन फार्मेसी आए हैं वो बड़े शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, वो यहाँ पे बहुत जबरदस्त सर्विस दे रहे हैं। वो जो छोटे टाउन है, छोटे गांव है, वहां पे सर्विस बहुत धीरे पहुंच रही है। यहाँ पे हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हम इन छोटे गांव पे और छोटे कस्बों पे, तालुका लेवल पे हम एक दिन में डिलीवर कर रहे हैं। आप अगर आज ऑर्डर करोगे तो कल आपके घर में दवाई पहुंच जाएगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि जहां हमारे कॉम्पिटिटर इन छोटे गांव में कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं या कम करते हैं, सप्लाई चेन दिक्कतों के कारण, हम कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट भी डिलीवर करते हैं। तीसरा ये है कि हमारा फोकस काफी लोकल लैंग्वेज में है, वर्नाकुलर एक्सपीरियंस देने में है, ताकि कस्टमर कंफर्टेबल हो। जहां तक मेरा नॉलेज है, हमारे कंपटीशन का काफी तक जो एक्सपीरियंस कस्टमर पाता है वो इंग्लिश में हो या हिंदी में होता है। इस प्रकार के कुछ डिफरेंसेस हमने आइडेंटिफाई किया है और हम अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं। तो सर अब थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी अर्ली लाइफ कैसे रही, आपको कैसे मतलब इंस्पिरेशन मिली या कैसे आइडिया है कि मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में घुसता हूँ, वो वाली स्टोरी क्या आ रही है? अर्नब, हर इंसान की स्टोरी यूनिक होती है, एंड कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें आज वहां पहुंचाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं बहुत यंग था, मैं 18 इयर्स का था जब आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू बिजनेस, या कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप करना है। तो कई साल डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने टाइम स्पेंड किया। वहां पे मेरा विजन डेवलपमेंट हुआ, एंड वंस एक बार मैंने अपने आप को सेल्स वगैरह के फील्ड में डेवलप किया, मैनेजमेंट में डेवलप किया। फिर मैंने देखा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेस आज के डेट में काफी हॉट है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे से उस बिजनेस को किया जाए तो काफी सक्सेसफुल होने का स्कोप है। तो मैंने अपने पार्टनर के साथ ये काम करना शुरू किया। हमें नहीं मालूम था कि सक्सेस होगा, फेलियर होगा, क्या होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी था, बट भगवान की दया से वी डिड वेल। एंड इस तरीके से हमारी शुरुआती में, बाकी बचपन में देखिए कि मैं एक मारवाड़ी बनिया फैमिली से हूँ। तो बचपन में क्लास 4-5 में थे, तब से पापा की दुकान में बैठा करते थे। कभी हमने साड़ी बेचा है, तो कभी हमने भगवान की फोटो, लेमिनेशन फोटो बेची है, तो कभी हमने प्लास्टिक पैकेट बेचे हैं। तो छोटे, और हमने आसपास अपने चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, मामा सबको देखा है कि बिजनेस करते हैं। तो बचपन से ही वो चीज, थोड़ा बहुत साइलेंट ट्रेनिंग होती है। बट जब मैं 18 साल की उम्र में कॉलेज आया, तब मैंने और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे माथा लगाना शुरू किया। दिस वाज माय जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक सर, आपने जो आपकी स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी मुझे कि आपने पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे
और उसके बाद वहाँ आपने चीजें सीखी और उसके बाद फिर आप ये स्टार्टअप वाले फील्ड में आए। तो वहाँ पे ऐसी क्या लर्निंग्स थी जिसको आपकी मदद की ये स्टार्टअप को ग्रो करने में या सेटअप करने में? मेरा इसमें दो आउटलुक है। पहली बात तो मैंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लर्निंग पाई। सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत रिजेक्शन मिलता है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलता है, बहुत फेलियर्स मिलते हैं। सो जिसको हम कहते हैं हमारी देसी भाषा में चमड़ी मोटी हो जाती है, जो कि होना बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने देखा कि हर मोड़ पे मैं फेल कर रहा हूं। पर क्या मुझे छोड़ के भागना है या मुझे लड़ते रहना है? इस चीज की जो एनर्जी है, ये मुझे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से मिला। दूसरी बात करने का तौर तरीका, पब्लिक में, प्राइवेट में, लोगों को कन्विंस करने का तरीका, नेगोशिएट करने का तरीका, इन सब में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल रहा। लोगों को अपने से जोड़ने का तरीका, विश्वास दिलाने का तरीका, सेल्समैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे मैंने वहां से सीखा। दूसरा, मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र तरीका, या मैं कहूंगा नंबर 1 तरीका नहीं है इन सारी स्किल्स को सीखने का। यहाँ पे ये जरूरी है कि आप जल्दी शुरू करें अपनी जिंदगी में। आप छोटी नौकरी करें, आप बहुत छोटा सा स्टार्टअप करें, आप कहीं इंटर्नशिप करें, आप काम करें और जल्दी से शुरू करें। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग से आप सीखेंगे, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। नहीं तो सर, जैसे कि आपने बोला कि पापा की दुकान में आप बैठते थे या आपके आसपास के लोगों के पास दुकानें थी, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? स्पेशली क्योंकि अगर आइडिया आ भी गया, नॉर्मली क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार हम टियर 1 सिटीज में स्टार्ट करेंगे, बैंगलोर, न्यू दिल्ली में स्टार्ट करेंगे। आपने कोलकाता में स्टार्ट किया और वहां पे भी आपने फोकस किया टियर 2, टियर 3 सिटीज, जहां पर यूजुअली लोगों का कहना है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है या वो इतने इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस एरिया में जहां पर नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स जाना नहीं चाहते हैं या इंटरनेट बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, वहां पे आइडिया कैसे आया और फिर कन्विक्शन कैसे मिली कि यार यहाँ पे भी हम बिजनेस बना सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं अर्नब। पहली बात यह है कि लोग क्या कहते हैं और मीडिया क्या कहती है और बाकी क्या सोचते हैं, ये सबसे सीखना चाहिए, पर अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली इंटरनेट का जमाना है, तो बिजनेस इंटरनेट पे होना चाहिए। हमारा भी है। हमने समझा कि अगर इस एरिया में बिजनेस करना है तो फोन पे भी होना पड़ेगा। तो हमने एक टेलीकॉल मॉडल बिजनेस बनाया। देखिए, आप जस्ट डायल ने भी बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, फोन पे बनाया, नाम में ही जस्ट डायल है। दूसरी बात यह है कि हाँ, पे पर कैपिटा इनकम लो है, पे करने की कैपेसिटी लो है। पर मैं दवाई की इंडस्ट्री में हूँ। दवाई एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंसान सबसे पहले खरीदता है, कोई और सामान खरीदे ना खरीदे। सो वी आर इन एसेंशियल प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा हमारा एस्पेक्ट है। और देखिए, तीसरा यहाँ पे बात यह है कि जहां किसी की नजर ना हो, वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है। पर जहां प्रॉब्लम है, वहां कुछ तो अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर थोड़ा सा इंतजार किया जाए, साइलेंटली कॉन्फिडेंस के साथ देखा जाए, तो शायद एक कॉन्फिडेंट मॉडल डेवलप हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है हमेशा हो, बट क्योंकि हम उस मार्केट में कुछ समय से कोशिश कर रहे थे। हम इसके पहले, मेरा एक स्टार्टअप था जहां पे हम इसी मार्केट में काम कर रहे थे, एंड इट डिड नॉट गो वेल, वी वर नॉट सक्सेसफुल। पर हमने सीख लिया कि देखिए, दवाई का प्रोडक्ट चलेगा और किस तरीके से चलेगा ये समझना जरूरी है। जब हमारा मार्केट रिसर्च ग्राउंड में काम करके कंप्लीट हो गया, तब हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। तो मैं नहीं कहूंगा कि बचपन से आइडिया दिमाग में था। बचपन से ये था कि जो करना है बढ़िया करना है। थोड़ी बिजनेस ट्रेनिंग हो रही थी, पर ये एग्जैक्ट आइडिया हमें 2-2.5 साल 3 साल पहले ही आया, जब हम बाकी दूसरी कंपनीज के साथ, हम पहले पार्टनर थे बड़े फार्मेसीज के साथ। आज जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं, जो हम उनको मार्केट डेवलप और बिजनेस डेवलप करके देते थे इन सेमी अर्बन मार्केट में। ये जो भारत हम जिसको कहते हैं, नॉट द इंडिया बट द भारत। जब हमने देखा कि उनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, तो हमने बोला हम अपनी सर्विस ओपन कर सकते हैं। इसमें ये बदलाव लाने पड़ेंगे उनकी सर्विस के मुकाबले, इस प्रकार से अपनी मार्केटिंग बदलनी पड़ेगी, इस प्रकार से अपना वेयरहाउसिंग, अपना ऑपरेशंस, अपना लॉजिस्टिक्स बदलना पड़ेगा। और ये सारा अगर हम सक्सेसफुल बदल पाते हैं, तो बहुत जल्दी हम काफी बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए हम इस बिजनेस में एंटर। तो सर, अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपने चलो आइडिया सोचा और काम करना शुरू किया, बट इनिशियल फेजेस में काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी और फिर जो बड़े प्रॉब्लम्स है और उससे इम्पोर्टेंट आपने उनको ओवरकम कैसे किया? देखिए, इनिशियली क्योंकि मेरा फर्स्ट या बहुत ही इनिशियल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था, गलतियां तो सब करते हैं जो शुरू में शुरुआत करते हैं, हमसे भी बहुत हुई है। और हर सीरीज की गलती हुई है, हर टाइप की गलती हुई है।
सबसे पहली बेसिक एरर जो हमने की कि भाई प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं हमारे प्रोडक्ट में। तो हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमारी जो सर्विस है वो मार्केट के लिए फिट है कि नहीं, कि बस हमने एक सर्विस खोल दी और हमने ये बिलीव कर दिया कि मार्केट में ये चलेगा। तो शुरू में कुछ सर्विस डिजाइनिंग में हमने गलती करी, धीरे धीरे हमने सोचा कि नहीं, पहले मार्केट से सीखना पड़ेगा, कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा। तो हमने फिर प्रोडक्ट को ठीक किया, अपनी सर्विस को ठीक करी। हमने कुछ मार्केटिंग में गलती करी कि भाई कस्टमर कैसे बनाते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हमारा क्या है, वहां पे हमने गलतियां करी, वो हमने ठीक किया। एक जो हम लोग गलती करते हैं टीम बनाते वक्त, हम हड़बड़ी में गलत लोगों को हायर कर लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देता है। तो हमने फिर टीम हायरिंग सीखी। इस प्रकार के जो गलतियां होती हैं, चाहे टीम हायर करना हो, चाहे प्रोडक्ट या स्ट्रेटेजी बनाना हो। और एक गलती जो हमने करी कि आपको डिसेंट कैपिटल लेके शुरू करनी जरूरी होती है। कई बार होते हैं कि हम शुरू कर लेते हैं कि चलो देख लेंगे, हम कम कैपिटल में भी काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए देखिए अच्छा कैपिटल चाहिए होता है। हमने कैपिटल काफी लेट रेज किया, काफी स्ट्रॉन्ग रेज किया, पर लेट रेज किया। पर मेरा तो एडवाइस आज के डेट में यही रहता है कि कुछ चंद महीनों के अंदर ही आपको कैपिटल भी रेज करना चाहिए। वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको और स्ट्रांगली मदद करता है। तो इस प्रकार की बहुत गलतियां हम करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सर एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग, मतलब एक क्वेश्चन में पूछना था कि होता क्या है ना, कभी कभी अपने को आइडिया आता है बट अपने में ना कन्विक्शन नहीं होता या कॉन्फिडेंस नहीं होता। मतलब हम सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है, या कि मान लो हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, जान किसी ने आसपास नहीं किया, वो आपने इनिशियल स्टेज में कैसे किया आप? और आप जैसे कि यंग हैं कि हाँ भाई हमें करना है कुछ, बट आइडिया भी है, बट वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो वाला माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं या कैसे? देखिए यहाँ पे ना दो चीजें जरूरी हैं। एक एक तो कि थोड़ा सा करेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से आता है, सिर्फ आइडिया से नहीं आता है। थोड़ा करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो 2 कदम आगे ले लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट काम करना जरूरी है, आपको पहले छोटा एक नौकरी करने का दरकार है, जॉब करने की दरकार है, ताकि आप कुछ नॉलेज लें। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। आपके पास बैकअप पैसा होता है, कम से कम 1 साल का पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में है खर्च करने लायक, तो आप रिस्क ले सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने का। तो कॉन्फिडेंस इससे भी आता है। तो जब मैं एंटर किया एंटरप्रेन्योरशिप, तो मेरे पीछे एक बैंक बैलेंस था जो मैंने डेवलप किया था कि भाई 2 साल 3 साल के पैसे हैं मेरे पास। तो अगर 2-3 साल में गड़बड़ भी करते हैं तो अपना काम चल जाएगा। और देखिए वही हुआ मेरे साथ। मैंने पहले 2 साल बहुत गड़बड़ की और मैं इसीलिए चला पाया क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा बहुत मैंने बैंक बैलेंस बना रखा। तो बैंक बैलेंस होगा, थोड़ा नॉलेज होगा। आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, नॉलेज लिया है, एमबीए की डिग्री मैं नहीं कहूंगा कंपलसरी है, बट मैं कहूंगा कि अगर ले लिया जाए तो बहुत एडेड एडवांटेज भी है। इससे कॉन्फिडेंस आता है। एक क्वेश्चन मुझे ये भी आता है कि आपने जो बिजनेस मॉडल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने भारत की नीड्स को देख के डेवलप किया है ना, ऐसा नहीं कि कहीं कॉपी कर दिया है, कुछ कर दिया। तो ये स्टार्टअप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक इनोवेशन या क्रिएटिव माइंडसेट आए। तो ये एक्चुअल में डेवलप कैसे होता है, इन द सेंस कि नॉर्मल तो या स्कूल वूल में इतना क्रिएटिवली हमें फोकस नहीं करते हम, बट स्टार्टअप्स में वो आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है ये चीज चाहिए होती है। तो इसमें आपने क्या सिर्फ नीड्स को समझी, या किस वे में आपने अपने और अपनी टीम को मोटिवेट किया कि हम थोड़ा अलग वे में इस प्रॉब्लम को देख के एक न्यू सोल्यूशन लाते हैं, कि जहां पर लोग बोलेंगे यार कुछ बन नहीं पाता, वहां भी हम कुछ बना देंगे। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये एक स्टार्टअप का आइडिएशन स्टेज है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट रिसर्च का दरकार है कि हम हड़बड़ी ना करें। हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, कौन है हमारा कस्टमर, हम उनकी इंटरव्यू करें, 100 200 300 लोगों को पकड़े, हम उनको इंटरव्यू करें, समझे। और छोटे छोटे मॉडल्स में ना, जिसको हम कहते हैं एमवीपी, मिनिमम वायबल, हम छोटा सा एक प्रोडक्ट बनाए, ज्यादा रुपए उस पर खर्चा ना करें। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सर्विस शुरू करें तो आपको मोबाइल ऐप बना के शुरू करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे शुरू कर सकते हैं। एंड एक बार आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट जिस दिशा में मिलने लग जाए, आप उस दिशा में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पेपर पे आप कुछ स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। छोटे मोटे आपको प्रोडक्ट्स ट्राई इधर उधर करते रहने पड़ेंगे और कस्टमर को सेंटर में रखना पड़ेगा। आप एक एसी रूम में बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, आपको ग्राउंड पे उतर के कस्टमर से बात करके डिसीजन लेना होगा। कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है उसको लूप में लेना पड़ेगा, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसको घुमा घुमा के सर्विस इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। इस प्रकार से आप पाइवट भी करते हो, गलतियों से सीखते हो, और एक परफेक्ट या फिर मैं कहूंगा नियर परफेक्ट कॉन्सेप्ट आप डेवलप करते हो अपने कस्टमर के लिए। सो यहाँ पे जरूरी है कि हड़बड़ाए ना
और कस्टमर को सेंटर पे रख के डिसीजन ले, और मार्केट रिसर्च चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो वो आप करें। तो एक सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात एक और बोली थी कि टीम बिल्डिंग में आपको इनिशियल में आपने कुछ मिस्टेक्स करी और फिर आपने सीख के उसको इम्प्रूव किया। और हमारे भी जैसे बहुत सारी यूथ है वो टीम बिल्डिंग में फंस जाते हैं, इन द सेंस कि आपका आइडिया मस्त होगा, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए कर लेंगे, बट या तो टीम बना नहीं पाते या सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, या अगर उन्होंने बनाया भी वो गलती कर देते हैं। तो उस चीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, मैंने तो इसमें जितनी गलतियां हो सकती हैं सब करी हैं। बाकी अगर मुझे कोई न्यू एंटरप्रेन्योर को एडवाइस करना होगा तो मैं ये कहूंगा कि कुछ गलती आप भी करेंगे, दो चार गलत लोग आप भी हायर करेंगे, खुद की गलती से भी सीखेंगे, बट दूसरों की गलती से भी सीखें आप। हायरिंग के ऊपर कुछ किताबें पढ़ें जरूर, कि कैसे इंटरव्यू करते हैं, कैसे लोगों को हायर करते हैं। और मैं ये हमेशा कहूंगा कि अच्छे लोगों को आप हायर करने की कोशिश करें, थोड़ा आपका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग बेहतरीन कॉलेज से आएंगे, बेहतरीन डिग्री के साथ आएंगे ना, तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो सैलरी भी ज्यादा ड्रॉ करेंगे। कोशिश करें आप अपनी कंपनी में एक अच्छा आदमी लें, 4 एवरेज आदमी लेने की जगह। ये गलती मैंने बहुत करी कि मैंने 4 एवरेज लिए एक अच्छे आदमी लेने की जगह। शुरुआत में ही अच्छे लोगों को ले आओ, और अगर नीड पड़े तो पैसे के साथ साथ उनको अपनी कंपनी का हिस्सा भी दें, इक्विटी भी दें, ईसॉप्स दें, ताकि वो अच्छे लोग आपके साथ जुड़े। एंड यहां पे ही मैंने कहा कि एक फाउंडर जब शुरू करता है तो वो बिजनेस मॉडल को खुद करे, तब उसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तब उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। और जैसे उसका बिजनेस मॉडल स्मॉल स्केल में प्रूव हो जाता है तो सबसे पहले फंडरेज करे, ताकि वो अच्छे लोगों को सैलरी दे पाए। यहाँ पे फंडरेजिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल है अच्छे लोगों को हायर करने के पहले, क्योंकि अच्छे लोग आपकी कंपनी से तभी जुड़ेंगे, सिर्फ आप अच्छे लोगों को लेने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। अच्छे लोग तब जुड़ेंगे जब आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि उनको अच्छा करियर बनाना है। कंपनी अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो फिर अच्छे लोग जुड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट है। आई होप मैंने 2 से 3 पॉइंट को यहाँ पे टच किया है जो काम आ सकता है। तो एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे हमारी जो बहुत ऑडियंस है वो एक्चुअल भारत को बिलोंग करती है, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में, तो आपने वहीं पर बिजनेस बिल्ड किया है, तो वहां पे बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या चीजें का ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कौन सी चीजें जिस पे फोकस करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जहां कोई नहीं देख रहा है वहां पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खाली पड़ी है। भारत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम को देखिए, समझिए, ग्राउंड पे आप हैं, आपको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। आज बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट से डिलीवरी हो रही है आपके घर पे फूड, वो छोटे गांव में नहीं हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मॉडल को आपको रेप्लिकेट करना है, हो सकता है कि वहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको ना मिले कि ये मॉडल प्रॉफिटेबल हो। कोई चीज बड़े शहर में चल रहा है इसका मतलब नहीं ये छोटे शहर में भी चलेगा। पर दोनों जगह के कस्टमर अलग हैं, दोनों जगह की भाषा अलग है, दोनों जगह के प्रॉब्लम अलग है। बिजनेस का मतलब है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना। बहुत बार होता है कि आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे भारत में पर कैपिटा इनकम लो है, इनको पे करने की कैपेसिटी नहीं है। कोई बात नहीं है, आप ऐसा बिजनेस मॉडल बनाइए जैसा आपने बनाया है अर्नब भाई, कि आपके ऑडियंस भारत से है पर आपकी इनकम भारत से नहीं है, आपकी इनकम कहीं और से है, पर आपने भारत को लेवरेज किया है। तो इस प्रकार के स्मार्ट बिजनेस मॉडल्स भारत के लोग बहुत बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अभी जैसे कि सर आपने आई थिंक खुद के कैपिटल से शुरुआत करी थी, जो बिजनेस करा था, बट क्या आपको लगता है कि जैसे कि आप ऑपरेशंस हैवी या लॉजिस्टिक्स हैवी बिजनेस में फंडिंग बहुत जरूरी है, या होता क्या है कि ना सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में इतना इनिशियल फंडिंग एक्सेस मिलता नहीं है, तो वहां पर भी वो थोड़ा वो कर देते, तो उसमें क्या कैसे करना चाहिए, हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम? नहीं नहीं, सो दो पार्ट है आपके सवाल के यहाँ पे। देखिए, कोई भी बिजनेस जरूरी नहीं है कि उसको फंडिंग चाहिए, और हमने तो काफी समय तक देखिए बूटस्ट्रैप किया है, 2 साल तक बूटस्ट्रैप किया हमने। इनफैक्ट हम ऑपरेशंस हेवी, हम लॉजिस्टिक्स हेवी थे, तो भी हमने काफी स्मार्टली अपनी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमको मालूम था कि इनिशियल डेज में मैं जिस स्पेस में हूं, हम जिस स्पेस में हैं, उस स्पेस में फंडिंग मिलनी थोड़ी दिक्कत होगी। रिटेल स्पेस है, फार्मेसी स्पेस है, ऑपरेशंस हेवी स्पेस है। सो हमने पहले अपने बिजनेस को प्रूव किया। इन्वेस्टर्स ने देखा कि हर क्वार्टर इनका रिजल्ट इंप्रूव होते जा रहा है, सेल डबल होते जा रहा है, करोड़ों में आज के डेट में इनका रेवेन्यू चला गया। तब हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर अटेंशन हमने डेवलप कर पाया। एट द सेम टाइम जो एंटरप्रेन्योर भारत से हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप बिजनेस भारत के लिए बनाइए, कस्टमर भारत के लिए बनाइए। आप अगर आपको सप्लाई चेन और टीम भारत में मिलती है तो भी बहुत बढ़िया बात है,
फंड आपको बड़े शहरों में मिलेगा, बड़े शहरों में एजेंट्स हैं, बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, बड़े शहरों में फंड हाउसेस हैं। तो वो आपके गांव पे ट्रैवल करके नहीं आएंगे आपको फंड देने के लिए, क्योंकि किसी की आपके प्रति कोई लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो आपको अपनी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, आपको वहां रिलेशन बनाना पड़ेगा। सो आप बिजनेस कहीं भी करें, हर बिजनेस का हब्स होते हैं। बॉम्बे बिजनेस का हब है, दिल्ली बिजनेस का हब है, बैंगलोर बिजनेस का हब है। सो आप एक पांव अपने गांव में रखें और दूसरा पांव आप शहर में रखें। फाइनेंस बड़े शहरों में होता है, एंड इस बात को रियलाइज भी करना पड़ेगा और इस बात से काम भी करना। तो सर अभी जैसे कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में काफी हार्डशिप्स आई होंगी या काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो उस टाइम में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है कि यार जब टफ प्रॉब्लम आया कि इसको कैसे टैकल करें, या मतलब वो ना हो कि हार ना मान ले, वो वाला थॉट प्रोसेस कैसा रहता है जब? बहुत जरूरी और बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका अर्नब। हर दिन आप पकड़ के चलो कि अगर दिन में आज मुझे 10 डिसीजन लेने हैं तो उसमें 4 गलत होते हैं, 6 गलत होते हैं, 2-4 सही होते हैं। और हम लोग बड़े बड़े फेलियर हर दिन फेस करते हैं, बड़े बड़े सेटबैक हर दिन आते हैं। ये समझना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, और आप इससे ना पीछे नहीं बैठ सकते। सो कहते हैं नेवर टेक फेलियर टू योर हार्ट एंड नेवर टेक विक्ट्री टू योर माइंड। तो ये जीत के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जीत रहे हो तो वो सर पे मत लीजिए, और जब हार रहे हो तो दिल पे मत लीजिए। और मैंने बहुत अर्ली स्टेज में अपने लाइफ में सीखा था कि जब भी कोई फेलियर होती है तो वो आपकी फेलियर नहीं है, वो आपके एक्शन की फेलियर है। आप और आपका एक्शन दो अलग चीजें हैं। आप एक्शन सही करेंगे तो रिजल्ट भी अलग मिलेगा, और आप एक्शन गलत करेंगे तो रिजल्ट भी गलत मिलेगा। आप में स्ट्रेंथ है, और आप में अगर आज के डेट में स्ट्रेंथ और स्किल नहीं है तो आप सीख भी सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं। हर इंसान डेवलप करता है, कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता है। सो डोंट टेक पर्सनली एनी फेलियर पर्सनली। सब गलती करते हैं, आपसे भी हो रही है, चलता है, आगे बढ़िए। अगर हाथ एक बार जला हुआ हो तो दोबारा मालूम है कि हाथ कैसे नहीं जलेगा। तो एक बार हाथ जल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, दोबारा फिर से ट्राई करना चाहिए। पर यह भी यहां समझना जरूरी है कि कोई अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है या कोई अगर आपका आइडिया सही नहीं है तो ईगो के कारण ये नहीं है कि हम चिपके रहेंगे उससे कि नहीं नहीं हम ठीक कर लेंगे। कब छोड़ना है ये भी समझना जरूरी है, और कब लड़ते रहना है ये भी समझना जरूरी है। दोनों ही चीज जरूरी नहीं, तो जैसे कि आपने बोला कि जो बड़े मतलब और भी जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो टियर 1 सिटीज पे फोकस कर रहे हैं, तो और आप बोल रहे हैं कि आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी 1 डे डिलीवरी में डिलीवर कर पा रहे हैं। बट यूजुअली हम देखेंगे कि जो बड़ी कंपनीज को छोटे सिटीज में वो इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनको लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है, वो इतना जल्दी डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे कैसे कर पा रहे हैं कि इतनी जल्दी आप डिलीवर कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है अर्नब। अर्नब, हमारा एक इन हाउस लॉजिस्टिक्स विंग है कॉल्ड फ्लाई। हम बहुत जल्द ये दूसरी कंपनीज के लिए भी ओपन करेंगे। सो बिकॉज हमारा एक इन हाउस लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस है, हम इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि हम एक दिन में डिलीवर कर पाते हैं। हमारा अपना आज के डेट में 300 प्लस लास्ट माइल डिलीवरी फ्रेंचाइज का नेटवर्क है, जो छोटे छोटे टाउन्स में है, विलेजेस में है, और जो बीच की मिड माइल डिलीवरी हम खुद ऑपरेट करते हैं। सो बिकॉज हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स अदर कंपनीज की सर्विस यूज नहीं करते, हम इन हाउस बिल्ड कर रहे हैं, इसी वजह से हम इतना क्विक एक्शन ले पाते हैं और लॉजिस्टिक्स का काम कर पाते हैं। और दूसरी कंपनीज इसलिए नहीं कर पा रही हैं, जो भी नहीं कर पा रही है, बहुत कंपनी बहुत बेहतरीन भी करती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनी की सेवा यूज कर रही हैं, जिनके पास एक दिन में डिलीवर करने की सुविधा नहीं। तो सर जैसे कि सबसे सस्ता दुकान एक ऑनलाइन फार्मेसी है, बट हमारे से टियर 2 टियर 3 सिटीज में सब इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो मोबाइल फोन में ऑर्डर कर दें, या मतलब अभी तक उतना पहुंचा नहीं है। तो आप फिर उनको कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप आके ऑनलाइन ऑर्डर करो? तो देखिए, हम पहली बात ऑनलाइन फार्मेसी वर्ड ज्यादा अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं करते हैं। हम कहते हैं वी आर ए फार्मेसी, या फिर वी आर एन ओमनी चैनल फार्मेसी। 90% टुडे, एज ऑफ टुडे, देखिए ये बदलते रहता है, ट्रेंड्स बदलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बदलता है। आज की डेट में 90% कस्टमर हमारे अपर एज ग्रुप के हैं, छोटे टाउन्स के हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड दैट इज वाई वी एनकरेज देम टू यूज आवर कॉन्टैक्ट सेंटर, कि वो हमारे कस्टमर केयर में फोन करें और वहां पे वो ऑर्डर प्लेस करें। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव स्पेशली ट्रेंड है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, कि वो लोकल भाषा में बात कर सके। उड़ीसा के कस्टमर से हम उड़िया में बात करते हैं, बंगाल के कस्टमर से हम बंगाली में बात करते हैं, बिहार झारखंड के कस्टमर से हम हिंदी में बात करते हैं,
एंड इस प्रकार से हम सामने वाले कस्टमर को कन्वीनियंस देते हैं, हम उनको फोर्स नहीं करते कि आपको मोबाइल ऐप से ऑर्डर करना पड़ेगा। 10% हमारा जो ऑर्डर्स है वो मोबाइल ऐप के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, वो कस्टमर डायरेक्टली मोबाइल ऐप में आते हैं। वहां पे भी मजेदार बात ये है अर्नब कि हम एकमात्र ऐसी फार्मेसी है इंडिया में जिनका मोबाइल ऐप आज के डेट में आपको हिंदी में भी मिलेगा, उड़िया में भी मिलेगा और बंगाली में भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हम जिस मार्केट को सर्व कर रहे हैं और जो हमारा गोल है, हमने अपने बिजनेस को उसी अनुसार डिजाइन किया है कि लोगों को हर प्रकार की सुविधा हम प्रोवाइड कर सके और दवाई परचेज करने का बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस हो सके। तो अभी सर एक्चुअली सबसे सस्ता दुकान कितने स्टेट्स में और कितने जगहों पे, मतलब अभी स्टेटस क्या है सबसे सस्ता दुकान का? अभी अभी हमारा स्टेटस ये है कि हमने अपना प्रेजेंस और रीच वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में डेवलप कर लिया है। ऑलमोस्ट इन 4 स्टेट्स के हम 60% 70% लोकेशंस में आज के डेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कुछ एरिया बाकी है वो भी हम अगले 6 से 8 महीने के अंदर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। एंड ये हमारा आज के डेट में रीच है। एंड जिस प्रकार से कस्टमर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमें एंड हमें फीडबैक दे रहे हैं, हमारी सर्विस उनको पसंद आ रही है, आई एम श्योर कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हम भारत के अन्य रीजन्स में भी हम अपना प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेवलप कर चुके होंगे। तो अभी सर आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपका ये तो फार्मेसी वाला बिजनेस तो बढ़िया चल ही रहा है, बट आप अपना लॉजिस्टिक सर्विस फाइल नाम का वो भी आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली है क्या, या वो फ्यूचर प्लान में क्या है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फार्मेसी बिजनेस में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो लॉजिस्टिक्स है, कि हम एक दिन में डिलीवर कर पाते हैं। अब हमने उसको रीब्रांड किया है, अपने लॉजिस्टिक्स विंग को हम फ्लाई बोलते हैं, FLY। और इस विंग को हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो इसी के द्वारा हम अपनी फार्मेसी को डेवलप करेंगे, क्योंकि जहां जहां हमारा फ्लाई का रीच होगा वहां वहां हमारी फार्मेसी की रीच होगी। और दूसरी चीज, हम बहुत जल्द फ्लाई का जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ 1 डे डिलीवरी है, जो एक एक छोटे छोटे गांव में भी एक दिन में डिलीवर होता है, हम दूसरी कंपनीज को भी मौका देंगे, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री के हो चाहे दूसरी इंडस्ट्री के हो, कि वो भी अपने प्रोडक्ट बहुत जल्द कस्टमर तक एक दिन के अंदर पहुंचा सके। तो ये हमारा जो आइडियोलॉजी है फ्लाई के बिहाइंड, मैंने आपके साथ शेयर की। तो सर अगला ये क्वेश्चन आता है कि फिर आगे सबसे सस्ता दुकान के क्या प्लान है? एक तो आपका फ्लाई वाला बिजनेस आप एक्सपैंड करेंगे, बाकी आप क्या सबसे सस्ता दुकान दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपैंड करेंगे? यस यस, सो नेचुरली हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है सेमी अर्बन और रूरल भारत में बिजनेस करना, बट किसी भी बिजनेस की तरह हम भी अपने मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन करते हैं, हम और भी स्ट्रेंथ्स फाइंड करते हैं, सिनर्जी फाइंड करते हैं। बहुत जल्द हम बड़े मेट्रोज में भी हमारी स्ट्रेटेजी हम डिवाइस कर रहे हैं। हम महीने 2 महीने के अंदर बड़े मेट्रोज में भी अपने आप को अच्छे से लॉन्च कर रहे हैं कि हम वहां का भी मार्केट शेयर ले सकें। हम दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे अपकमिंग टाइम में। हम अपना प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान है हमारा। एंड अलॉन्ग विद दैट फार्मेसी के साथ साथ टेली कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इन स्पेस में भी घुसने का प्लान है हमारा। सो दिस इज अ 3 to 5 year प्लान जो हम अपने कोर बिजनेस के अराउंड बिल्ड कर रहे हैं। ओके, एंड सर आपको क्या लगता है कि जो अपना जो फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले की जनरेशन में मेन फोकस होता था कि यार सरकारी नौकरी लग जाए, बट अब है कि धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स बहुत अच्छे लेवल को ग्रो हुए हैं, बट अब जैसे कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर इंडिया में आपको क्या लगता है कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? बहुत बहुत बढ़िया फ्यूचर है, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग मीडिया का भी है, क्योंकि मीडिया ने और आप लोगों ने, आप भी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज के डेट में। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जितनी बात करी जाएगी उतना ज्यादा इसके जो मिथ है वो दूर होंगे, इसकी जो सच्चाई है वो सामने आएंगी। आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू करके, उससे दूसरों को सीखने का भी मौका मिलता है। गलती भी शेयर होती है। हमने ज्यादा गलतियों को फॉलो नहीं किया, दूसरी को गलतियों से नहीं सीखी, तो खुद भी गलती की हमने काफी ज्यादा। और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप देखिए आज के डेट में गवर्नमेंट भी काफी रिकॉग्नाइज कर रही है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे बेनिफिट्स हर साल अनाउंस होते जा रहे हैं। स्टार्टअप्स पे टैक्स बेनिफिट्स काफी मिल रहे हैं, स्टार्टअप को अलग अलग टाइप की छूट मिल रही है, काफी लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, इंक्यूबेशन हब बहुत सारे खुल रहे हैं। तो बहुत बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इंडिया एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है,
यहाँ का कल्चर भी बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है। पहले बहुत सेफ कल्चर था, आजकल रिस्क टेकिंग माइंडसेट डेवलप हो रहा है। आजकल माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्टोरीज भी बाहर आ रही है तो और एनकरेजमेंट मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब कोई बुरी चीज नहीं है, प्राइवेट नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है। हर इंसान का अपनी जिंदगी में एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, वो अपने गोल को परस्यू करे। एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज है, ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर टाइप का जॉब बढ़िया है। आपकी क्या इच्छा है, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स है, आपका क्या वर्क लाइफ बैलेंस गोल्स है, इस चीज को समझते हुए बड़ों से एडवाइस लेके हर चीज को सुने, हर इंसान से सुने और फिर अपना डिसीजन। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे ब्लाइंडली भागना भी गलत मैं मानता हूं गलत है। तो अनीश सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला। एंड आई होप सबसे सस्ता दुकान और एक्सपैंड करे और नए स्टेट्स और सिटीज और विलेजेस तक पहुंचे, क्योंकि जैसे कि मेडिसिन जो हैं वो हर इंसान को ज़रूरत है और हमेशा ही ज़रूरत रहती है। और आप एक उस एरिया में से स्टार्ट किया जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट नीड कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपने जो इस इंटरव्यू में अपनी लर्निंग शेयर करी कि हम सब जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आगे या यूथ हैं जो आगे जाके अपना कुछ करना चाहते हैं, हमको भी थोड़ी लर्निंग्स मिली, इंसाइट्स मिले कि किस वे में एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम को देख के कर सकता है अगर राइट अप्रोच फॉलो करें। तो होपफुली ये लर्निंग्स हमारे ऑडियंस के काफी हेल्पफुल होंगे और वो कुछ अप्लाई भी करेंगे। एंड थैंक यू सर, एंड आई होप और भी सबसे सस्ता दुकान आगे ग्रो करे। नहीं, थैंक यू अर्नब। आई थिंक आपने श्रेय आपको जाता है, आपने सही और बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे हैं आपकी ऑडियंस को ध्यान में रख के। एंड मैं फिर से बोलूंगा कि आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस को बहुत फायदा मिल रहा है। एंड आई विश मैं आपका और आपके जैसी चैनल्स को और बहुत पहले से जब मैं शुरू किया था तब से फॉलो कर रहा होता। आई डोंट थिंक आपने तब शायद शुरू भी किया था, बट आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड इसको आप कंटिन्यू रखें और इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। एंड हमारा काम गलतियों को शेयर करना है और कैसे ठीक कर सकते हैं वो हमारा काम है शेयर करना। एंड हम भी अपना काम करते रहेंगे।